हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 13। पेपर नंबर 13 शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है? 3122 किलोमीटर, 3344 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 3426 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। कितना है उत्तर से दक्षिण विस्तार? 3214 किलोमीटर। वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम विस्तार की, भारत की पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी इस तरह से विस्तार है 2933 किलोमीटर, और इस तरह से अगर बात करते हैं तो कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2/3 मतलब 2.43% एरिया घेरे हुए है। 2.43% एरिया विश्व का घेरे हुए है, लेकिन भारत में विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ऊपर की तरफ स्थित है, ऊपर नहीं ऊपर की तरफ स्थित है? तो मिजोरम है, झारखंड है, त्रिपुरा है या मणिपुर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मणिपुर राज्य है वो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ स्थित है। ठीक है, बाकी ये राज्य है वह तो कर्क रेखा पे स्थित है या फिर कर्क रेखा के नीचे स्थित है। तो देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? एक तो हो गया गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, है ना। तो मिजोरम से तो निकलती है, और मिजोरम के जस्ट ऊपर वाला राज्य कौन सा है? वो है मणिपुर। ठीक है, तो इस प्रकार मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अब हमें बताना है इन विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। वैसे तो अगर भारत के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो वो कौन सा है? गोल्डन आस्टिन K2 है, लेकिन गोल्डन आस्टिन K2 इन विकल्पों में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंचनजंगा। क्योंकि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? देखो, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर। कितनी है? 8586 मीटर। याद रखना आपने, 8586 याद रखने में भी आसान है थोड़ा सा। 8586 8586। वहीं अगर K2 की बात करें, गोल्डन आस्टिन की बात करें तो ये 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। ठीक है, लेकिन K2 वर्तमान में कहाँ पे है? ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हमारे कश्मीर में है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। पूर्णतः भारत में जो वर्तमान भारत के ही कब्जे में है, तो वो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लेकिन अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हमारी ये गोल्डन आस्टिन K2 ही होगी, जो 8611 मीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोरघाट कहाँ पे स्थित है? भोरघाट दर्रा है ना, वो कहाँ पे है? लोनावाला महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु कर्नाटक में, या मरीना बीच तमिलनाडु में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भोरघाट दर्रा है ना, वो लोनावाला महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? लोनावाला महाराष्ट्र में। ठीक है ना। और ये जो भोरघाट दर्रा है, इसी भोरघाट दर्रे से मुंबई पुणे मार्ग निकलता है। यानी ऐसे जैसे इस तरह से पर्वत श्रृंखला है ना, इस तरह से पर्वत श्रृंखला है, और ये दर्रा भोरघाट हो गया, है ना। तो इस दर्रे से जो एक सड़क मार्ग निकलता है, कौन सा सड़क मार्ग निकलता है? तो मुंबई और पुणे, मुंबई पुणे जो मार्ग है वो इस भोरघाट दर्रे से होते हुए निकलता है। किस दर्रे से? भोरघाट दर्रे से होते हुए निकलता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है। कोपेन साहब ने जो वर्गीकरण किया है जलवायु का, उसमें उन्होंने ए का प्रयोग किया है, जो अंग्रेजी का कैपिटल ए है ना, उसका प्रयोग किया है। और उसका तात्पर्य क्या माना है? उष्णकटिबंधीय जलवायु माना है, शुष्क जलवायु माना है, ध्रुवीय जलवायु माना है, भूमध्य सागरीय जलवायु माना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। कोपेन साहब ने जो ए माना है ना, वो किसे माना है? उष्णकटिबंधीय जलवायु को। किसे माना है? उष्णकटिबंधीय जलवायु को कोपेन साहब ने ए की तुलना, एक ए नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कैपिटल वाला ए नाम दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सी वो नदी है जो गंगा नदी की सहायक नहीं है इन विकल्पों में से? तो गोमती, मानस, घाघरा या सोन? गोमती, मानस, घाघरा या सोन? तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? गोमती, मानस, घाघरा या सोन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो मानस नदी है ना, वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? गोमती गंगा की सहायक नदी है,
घाघरा भी है, सोन भी है, लेकिन मानस नहीं है। और हमसे क्या पूछा, जो सहायक नदी नहीं है। तो मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बाकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो एक तो जयमोली, कौन सी नदी होगी, जयमोली नदी होगी। उसके बाद में कामेंग होगी, ठीक है, कामेंग के बाद में होगी सुबनसिरी होगी, सुबनसिरी सुबनसिरी हो गई, फिर धनसिरी हो गई, है ना, धनसिरी हो गई। उसके बाद दिसांग हो गई, दिसांग, दिबांग, लोहित हो गई, है ना। एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो है कपिली नदी, कापिली या कपिली नदी भी ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो क्या याद रखा आपने, जयमोली, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, जयमोली, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिसांग, दिबांग, लोहित और कापिली, ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए माइंड में कि ये किसकी सहायक नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, मेघालय से, त्रिपुरा से, सिक्किम से, मणिपुर से। जो तीस्ता नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है, सिक्किम से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य से होता है। किस राज्य से होता है, सिक्किम राज्य से होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है। रणजीत सागर है, भांगड़ा है, टिहरी है, हीराकुंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो टिहरी बांध है ना, कौन सा बांध, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। वो भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। अर्थफील्ड बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो टिहरी बांध के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है हमारे सामने, यहाँ कह रखा है कि जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर ऊंचा है ना। तो ऊंचाई के आधार पे जो इसका पृथ्वी का अर्थफील्ड तरीके से पानी है ना, बाकी उत्तराखंड के जो बाकी एरिया है वहां पे पहुंचाया जाता है इस बांध के माध्यम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। हमसे पूछ रहे हैं कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था, 1965 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं, याक किस क्षेत्र में मिलते हैं, जम्मू में, लद्दाख में, हिमाचल में या राजस्थान में। सर्वाधिक याक की बात कर रहा है, अधिकतर याक की बात कर रहा है, तो कहाँ पे मिलते हैं, ये सबसे ठंडे इलाके में मिलता है और ये लद्दाख के इलाके में मिलते हैं। याक कहाँ पे मिलते हैं, वैसे तो याक हिमाचल में मिलेंगे, ठीक है, जम्मू तो नहीं, कश्मीर में तो मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक याक की बात करें तो लद्दाख वाले एरिया में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, सर्वाधिक याक लद्दाख वाले एरिया में मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, बिहार में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस में है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है, नामदफा, यानी कह रहा है कि नाम से ही दफा हो जाओ यहाँ से। कौन कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा भारत का जो पूर्वोत्तम राज्य है, पूर्वोत्तम राज्य बात कर रहा हूं मैं, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, वहां है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमान बिंगा और धावी, ये क्या है, कमान बिंगा और धावी स्थानांतरित कृषि है। क्या है, कमान बिंगा और धावी, ये क्या है, स्थानांतरित कृषि है। याद रख लो आप, स्थानांतरित कृषि है। और ये कहाँ की जाती है, इस नाम से स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उड़ीसा में। यानी कमान बिंगा और धावी नाम की स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, उड़ीसा में की जाती है। कहाँ की जाती है, उड़ीसा में कमान बिंगा और धावी नाम की स्थानांतरित कृषि की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कौन सा फल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, अमरूद का, केला का, अनार का या आंवला का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखते हो आप, हर जगह केले मिल जाएंगे, भारत में कहीं भी चले जाओ, भारत के किसी भी एरिया में चले जाओ, केला तो आपको मिल ही जाएगा। इस प्रकार इसका आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा फल उत्पादित होता है, केला नाम का फल उत्पादित होता है। अगर इन फलों से तुलना करें ना तो केला सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फल है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी मृदा है जिसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, जलोढ़, लेटेराइट, शुष्क या काली मिट्टी।
तो किसे कहते हैं? रेगुर मृदा कह दो, काली मिट्टी कह दो, है ना, इसे रेगुर, काली, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा कहाँ पे है? कोडरमा एक अभ्रक उत्पादन केंद्र है, वो कहाँ पे है? झारखंड में, हरियाणा में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। तो कोडरमा कहाँ पे? कोडरमा है ऑप्शन है झारखंड में। कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में। कोडरमा कहाँ पे है? और कोडरमा झारखंड में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कोडरमा कहाँ पे? झारखंड में। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा क्रोमाइट कहाँ उत्पादन होता है? बिहार में, ओडिशा में, तमिलनाडु, कर्नाटक में। तो क्रोमाइट कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज्यादा? तो इसका आंसर हो गया ओडिशा। भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट है ना, वो ओडिशा में उत्पादन होता है। कहाँ पे उत्पादित होता है? ओडिशा में उत्पादन होता है। क्या चीज? क्रोमाइट, है ना, क्रोमाइट खनिज है ना, वो ओडिशा राज्य में उत्पादित होता है सर्वाधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से एक जैव संसाधन नहीं है, यानी बाकी तो जैव संसाधन है या जैविक संसाधन है, लेकिन कौन सा है जो जैविक संसाधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, पौधे या खनिज पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खनिज पदार्थ। यानी जो जैविक पदार्थों से बनते हैं, तो कोयला तो हमें पता है जैविक पदार्थों से बनता है, पेट्रोल भी जैविक पदार्थों से बनता है, जीवाश्मों से बनता है, ठीक है, और पौधे तो जीवाश्म खुद ही है। लेकिन खनिज पदार्थ होते हैं ना, खनिज पदार्थ कौन कौन से? जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये जैविक पदार्थ नहीं है, है ना, अजैविक पदार्थ है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक सहायता से लगाया गया था? यानी भारत में 1950 से 60 के बीच में कई लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। और कौन से लौह इस्पात संयंत्र जो ब्रिटेन की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया था? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो या राउरकेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, ठीक है ना, जर्मनी की सहायता से राउरकेला, और दुर्गापुर यूके की सहायता से लगाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी नाम की जगह है, वो किसके उत्पादन के लिए फेमस है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक या सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक उर्वरक। यानी सिंदरी नाम की जगह है, वो किसके लिए फेमस है? रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के कारण फेमस है। क्या? सिंदरी, ठीक है। सिंदरी किसके लिए फेमस है? रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी एक साइड हैदराबाद, दूसरी साइड बेंगलुरु, इसको जोड़ने के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा NH44। यानी अगर आप हैदराबाद गए हुए हो, ठीक है, फिर आपको बेंगलुरु जाना है। कहाँ पे जाना है? हैदराबाद गए हो, बेंगलुरु जाना है, तो आप जिस नेशनल हाईवे का प्रयोग करोगे, तो वो कौन सा नेशनल हाईवे है? वो नेशनल हाईवे नंबर 44, 44 नंबर का जो नेशनल हाईवे है ना, वहाँ से आप हैदराबाद से बेंगलुरु पहुँच सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया था? यानी कौन सा वो अधिनियम था जिसके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए, और जो प्रशासनिक या राजनीतिक कार्य वो अलग कर दिए गए, ठीक है, अलग अलग कर दिए गए थे। तो कौन सा था? 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1784 का एक्ट। कौन सा एक्ट था वो? जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे। तो वो 1784 का एक्ट था। कौन सा एक्ट था? 1784 के एक्ट के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया था, और धीरे धीरे फिर उसके जो व्यापारिक कार्य थे वो खत्म कर दिए गए, और फिर वो सिर्फ एक प्रशासनिक कंपनी के तौर पे कार्य करने लग गई थी। ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? किस अधिनियम के माध्यम से ईसाइयों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था? तो 1909 का अधिनियम था, 1919 का था, 1935 का था, या 1947 का था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1919। यानी हमें पता है मुसलमानों के लिए जो अपने मोहम्मदन भाई है, उनके लिए 1909 के अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन का कार्य किया था, और भारत में फूट डालो राज करो नीति को सूत्रपात किया था। फिर लेकिन 1919 के अधिनियम के माध्यम से ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। बाकी 1935 के बाद में दलितों को भी पृथक निर्वाचन का दिया गया था ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 1935 के अधिनियम में जो समवर्ती सूची थी, है ना, उसमें कितने विषय थे? 47 थे, 57 थे, 36 थे या 39 थे? कितने थे? 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 36। यानी 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची में 36 थे। समवर्ती सूची में कितने थे? समवर्ती सूची में
36 विषय थे। ठीक है, कितने थे? 36 विषय थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये तो सबको पता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। और बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, हमें पता ही है। ठीक है, फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ था? यानी भारतीय राज्यों का प्रथम भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पास हुआ? पास होने की बात कर रहा है 1947, 50, 52 या 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में। कब? 1956 में भाषाई आधार पर गठित विधेयक पास हुआ था, है ना। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करने का विधेयक कब पास हुआ था? 1956 में पास हुआ था। कब पास हुआ? 1956 में पास हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया? प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्वों को, संघीय व्यवस्था को या मौलिक अधिकार को? भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो प्रस्तावना है ना, उसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है ना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को दिया गया है। ठीक है, इस प्रकरण के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए। यानी कौन सा वो वाद था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने 1994 में जो अपना आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, उसके संबंध में मार्गदर्शन सिद्धांत स्थापित किए थे। कौन सा? मेनका गांधी या फिर SR बोम्बई वाद, बेला मुखर्जी वाद या फ्रांसिस मोली वाद? तो इसका आंसर हो जाएगा SR बोम्बई वाद। 1994 का जो SR बोम्बई वाद था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 356 के संदर्भ में अनुदेश दिए थे, है ना। ये मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो SR बोम्बई वाद, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो छुआछूत है उसे अपराध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत किसमें करा गया है? तो जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है, उसके माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है ना, छुआछूत का अंत किया गया है, यानी छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। और ये क्रांतिकारी कदम है और भारत के आगे बढ़ने की दिशा में ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है। ये मान के चलिए कि भारत इतना आगे पहुंचा है ना, उसमें इस अनुच्छेद का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति तो जो निर्वाचित चुने गए, निर्विरोध चुने गए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, कौन से? एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन या नीलम संजीव रेड्डी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन से थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये नीलम संजीव रेड्डी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले एक बार कांग्रेस पार्टी ने इनको खड़ा कर दिया था और फिर इन्हीं को हरवा दिया था, है ना। फिर उसके बाद में 10 साल के अंदर अंदर इनको फिर से राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा किया गया और इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। यानी पहली बार इनको खड़ा किया और इन्हीं को हरवा दिया, लेकिन दूसरी बार इनको इस तरह से खड़ा किया कि दूसरा इनके सामने खड़ा ही नहीं हो सका। तो ये कौन थे? ये अपने नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी साहब। ठीक है, अगर आपके पास में जब परीक्षा हो जाए तो आप BBC की डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हो इस संदर्भ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख है? यानी कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है भारत के संविधान में? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान में है। 352 में, 356 में और 360 में। कौन कौन से? 352 में राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, है ना। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? यानी जब प्रधानमंत्री बने वो, तो उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या VP सिंह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब इंदिरा गांधी मैडम प्रधानमंत्री बनी उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। कौन? इंदिरा गांधी मैडम जब प्रधानमंत्री बनी थी ना, तब वो राज्यसभा की सदस्य थी। हालांकि दूसरी बार वो राष्ट्रपति बनी थी, तब वो लोकसभा से चुन के आई थी, है ना, और लोकसभा से भी राष्ट्रपति बनी थी। लेकिन पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ना, वो किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति साहब द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो का प्रावधान है ना, उसे कौन आहूत करता है? उसे राष्ट्रपति साहब आहूत करते हैं। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति साहब आहूत करते हैं। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उस बैठक की अध्यक्षता करता है अपने लोकसभा अध्यक्ष साहब। लोकसभा अध्यक्ष साहब है ना, वो करते हैं। लेकिन इस बैठक को बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए? 1950-51 में, 51-52 में, 52-53 में, 56-57 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951-52 में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए थे। लोकसभा के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2021-22 में भारत का राजस्व घाटा रहा, यानी 2021-22 में ना भारत का राजस्व घाटा कितना रहा? 5.1% रहा, 6.1% रहा, 7.1 रहा, 8.1 रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 5.1%। 2021-22 में भारत का जो राजस्व घाटा रहा, जीडीपी के तुलना में कर रहे हैं ना, तो कितना रहा? 5.1%, यानी जीडीपी का 5.1% भारत का राजस्व घाटा रहा। कौन सा घाटा? राजस्व घाटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, फैक्ट ये है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, नीति आयोग करता है, फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? दो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? तो जो अपना आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, आर्चरी वर्ल्ड कप जो तुर्की में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? तो पवन जाट है, रजत चौहान साहब है, मोहित चौहान है या प्रेम कुमार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो रजत चौहान साहब है ना, वो तुर्की में जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें स्वर्ण पदक लेके आए थे। कौन लेके आए थे? रजत चौहान साहब, यानी ये तीरंदाज है ना, क्या है? तीरंदाज, आर्चरी खेलते हैं। ठीक है, और ये तुर्की में से स्वर्ण पदक लेके आए थे, है ना, तुर्की में वर्ल्ड कप में से स्वर्ण पदक लेके आए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसरो के यंग साइंटिस्ट के रूप में राजस्थान से किसका चयन हुआ है? यानी इसरो का एक प्रोग्राम है, उसमें यंग साइंटिस्ट चुने जाते हैं ना, यूवी का प्रोग्राम, उसमें राजस्थान से किन का चयन हुआ? गोपाल यादव का, शौर्य यादव का, पंकज यादव का या सत्यपाल यादव का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शौर्य यादव। शौर्य यादव वो व्यक्ति है जो जिनको इसरो के द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। ठीक है, क्या नाम है उनका? शौर्य यादव साहब है। कौन है? मतलब राजस्थान में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयपुर में। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या चित्तौड़? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा जिले में किया गया। कहाँ किया गया? स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा जिले में किया गया। कहाँ किया गया? बांसवाड़ा जिले में किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? दयाराम परमार साहब है, राजेंद्र पारिक है, गुलाब चंद कटारिया साहब है, सोहन सिंह भाकना साहब है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति कै के जो अध्यक्ष है वो कौन है? राजेंद्र पारिक। तो इस कै आता है और इसमें राजेंद्र पारिक साहब के लास्ट में क्या आता है, इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हो आप, है ना। प्राक्कलन समिति कै के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक साहब है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, विकास करना, नौकरी प्राप्त करना या फिर विशेषज्ञता प्राप्त करना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। अगले प्रश्न में चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता, यानी कौन सा है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता? प्रार्थना, नृत्य, खेलकूद या नाट्य अभिनय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रार्थना है ना, वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता। बाकी नृत्य, खेलकूद और नाट्य अभिनय ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थॉर्नडाइक साहब के 3 मुख्य नियम है, मतलब 3 मुख्य नियम में कौन कौन से हैं? तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव या सभी के सभी हैं? तो ये तीनों ही थॉर्नडाइक साहब के 3 मुख्य नियमों में शामिल है। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, है ना। ये तीनों ही थॉर्नडाइक साहब के 3 प्रमुख नियमों में शामिल है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुबंध की गोचर शुरुआत किसके द्वारा की गई? अनुबंध की जो गोचर शुरुआत है ना, वो किसके द्वारा की गई? कोहलर साहब द्वारा, लेविन द्वारा, थॉर्नडाइक साहब द्वारा या पावलोव साहब द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा पावलोव साहब द्वारा, है ना। अनुबंध की गोचर शुरुआत पावलोव साहब द्वारा की गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से बाह्य प्रेरक कौन सा है? बाह्य प्रेरक कौन सा है? दंड और आरोप, पुरस्कार और प्रशंसा, सम्मान या सभी? बाह्य प्रेरक की बात कर रहा है, कौन से बाह्य प्रेरक है? दंड और आरोप?
हाँ बिल्कुल है, ये भी है। इसके बाद में पुरस्कार और प्रशंसा, ये भी है। सम्मान, ये भी बाह्य प्रेरक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही बाह्य प्रेरक है। दंड और आरोप, पुरस्कार और प्रशंसा, सम्मान, है ना, ये क्या है, बाह्य प्रेरक है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही अगर शामिल है बाह्य प्रेरक में तो इसका आंसर को सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग किस काम में निष्पत्ति परीक्षण होता है, उसमें सबसे अधिक उपयोग किसका है, अधिगम का है, प्रेरकों में है, छात्र वर्गीकरण में है, या फिर श्रेणी विभाजन में। तो निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग किसमें है, देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अधिगम, यानी निष्पत्ति परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग अधिगम में यानी सीखने में है। निष्पत्ति परीक्षण का सर्वाधिक उपयोग किसमें है, अधिगम में है। ठीक है, अधिगम में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है, फैजाबाद में, लाहौर में, हैदराबाद में, फिरोजाबाद में। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे है, ये है अपने हैदराबाद में। कहाँ पे, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हैदराबाद में। मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया, मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया था, केटल ने दिया, बीने ने दिया, रोजे ने दिया, पॉली ने दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केटल। केटल साहब ने मानसिक परीक्षण शब्द दिया था। किसने दिया था मानसिक परीक्षण शब्द, केटल साहब ने दिया था। मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया, केटल साहब ने मानसिक परीक्षण शब्द दिया था। किसने दिया, केटल साहब ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मानसिक परीक्षण शब्द दिया था इन्होंने। क्या दिया, मानसिक परीक्षण शब्द दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विकासात्मक मनोविज्ञान है ना, उसके जनक कौन है, मिलर साहब है, स्किनर है, जीन पियाजे या फ्लेमिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे साहब है ना, वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे साहब, यानी पियाजे साहब है ना, पियाजे साहब, वो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है। अगले और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से कौन सी है, अगर पिछड़ा बालक का चयन करना है तो कौन सी विधि है वो बेस्ट है, कथा विश्लेषण, खेल, निष्पत्ति परीक्षण या पर मनोविज्ञान विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्पत्ति परीक्षण है वो पिछड़े बालक के चयन की विधि है ना। कौन सी है, पिछड़े बालक के चयन की विधि निष्पत्ति परीक्षण है। ठीक है, ठीक है, फिर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपके लिए ये प्रॉफिटेबल भी है। थैंक यू।